हेलो दोस्तों, श्री पूजा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नोखा क्या ये यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है अपने, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे वो अन्य किसी भी की भी हो। कहने का तात्पर्य है कि आने वाले दिनों के अंदर जो कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होगी उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रतिदिन उपलब्ध होंगे। मैं रोज़ाना आपको 7 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, और ऐसे 7 क्वेश्चन जो अपन रोज़ाना करेंगे उनका जो राइट ऑप्शन होगा उसका डिस्कस करने के बाद में अनदर जो 3 ऑप्शन होंगे उनके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे कि ये सही आंसर क्यों नहीं दे रहे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और आगामी दिनों तक आप जब रोज़ाना इस यूट्यूब चैनल को देखते रहोगे तो आपके जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि आजकल कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उन प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर कंप्यूटर के 20 या 25% क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और आगामी दिनों में कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती होने वाली है उसके अंतर्गत भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए। तो अपन ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आगे अपन ध्यान रखते हैं कि हमेशा इसी तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। वो आपको यदि पसंद आए तो करना है, पसंद नहीं आए तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके बाद में कि भी अपने को कैसे, जैसे 7 क्वेश्चन मोस्ट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि भी जो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी कौन सी है। भी आप सभी जानते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो सिर्फ मशीन है, इसका मतलब वो बिजली के द्वारा चलती है और उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें, हार्डवेयर युक्त चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर की गति बढ़ाना, ऑटोमेटिक कार्य करना, गतिशील बनाना वगैरह वगैरह, ये सारे कार्य बेसिकली सभी को मालूम होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर में सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी है, नंबर 1 ऑप्शन आ रहा है आपके लिए कैश मेमोरी, नंबर 2 ऑप्शन आ रहा है रैम, नंबर 3 ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, और नंबर 4 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ गति वाली जो मेमोरी है, सबसे पहले मैं आपको सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे तेज़ गति जो मेमोरी का अपना जो राइट आंसर है वो है रजिस्टर। रजिस्टर यहाँ पे सबसे तेज़ गति मेमोरी होती है। और कैश मेमोरी, रैम और सेकेंडरी मेमोरी ये रजिस्टर के मुकाबले में कम गति वाली होती है, धीमी गति होती है। और सबसे ज़्यादा एक्सेस जो टाइम है वो रजिस्टर का ही होता है, और सबसे कम जो एक्सेसिंग टाइम है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। तो आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी है वो होगी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा रजिस्टर। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आपका है कि ईपी रोम। ईपी रोम का पहले तो फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईपी रोम होता क्या है। देखो, ये रोम का ही एक प्रकार है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ अपन पढ़ सकते हैं, उसमें अपन लिख नहीं सकते, अर्थात उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, निम्न में से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो रैम है वो आप लोगों के वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, और रोम है वो नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। रोम के ही प्रकार यहाँ पे है, 3 प्रकार है, एक पी रोम है, एक ईपी रोम है, एक ईईपी रोम है। तो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं ईपी रोम की। ईपी रोम का मतलब यहाँ पे होता है कि आप जो इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, और पी रोम का होगा परमानेंट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा किस विधि से मिटाया जाता है या हटाया जाता है। अब विधियाँ यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन आया पैरामैग्नी किरणें होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पे आएगा विद्युत द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। तीसरा यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्या दोनों ही ऐसा कर सकती है, और चौथा यहाँ पे दिया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की यदि अपन बात करते हैं तो राइट आंसर इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईपी जो रोम है वो आप लोगों के लिए पराबैंगनी किरणें होती है। यानी कि जो मोबाइल वगैरह में जो भी अपनी रोम होती है वो सारी पराबैंगनी किरणों के अंतर्गत ही आती है। उसके अंदर
और सॉरी उसमें विद्युत धारा वाली जो है वो आती है मोबाइल के अंदर, जो अपने कोई भी मोबाइल में अपन अपने नंबर सेव करते हैं या मान लो कि अपन इसके अंतर्गत अपनी फ़ोटो वगैरह सेव करते हैं, वो चीज़ें जब अपन हटाते हैं तो वो अपने बिजली की तरंगों के द्वारा या बिजली के द्वारा वहाँ से अपन हटा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पे पराबैंगनी किरणें। और ईईपी जो रोम होगा, इसका जो अगला ऑप्शन है रोम का तीसरा प्रकार है ईईपी रोम, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ईईपी रोम। ईईपी रोम है वो इसका राइट आंसर होगा वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल लेजर किरणें जो होती है उसके द्वारा अपन इसका उपयोग ले सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा यहाँ पे पराबैंगनी किरणें होगी इसके द्वारा, और ईईपी रोम जो हटेगी वो हटेगी विद्युत धारा के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, और स्थायी मेमोरी का प्रकार यहाँ से पूछा गया। जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से चर्चा की थी कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है। स्थायी मेमोरी इसमें पहली बताई गई है रैम, दूसरी है रोम, तीसरी है कैश मेमोरी या कैश मेमोरी, और चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी वो आपके यहाँ पे होगी रोम, और अस्थायी मेमोरी है वो यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होगी वो आपकी रैम होगी, यानी कि अस्थायी जो मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है वो यहाँ पे होगी रैम और रोम होगी। और जो कैश प्रकार की है, कैश प्रकार की जो मेमोरी होती है वो आप लोगों के अस्थायी में ही आती है, जो इसके दो होते हैं लेवल 1 और लेवल 2, यानी L1 और L2, ये दो प्रकार की कैश मेमोरी होती है। तो तीनों प्रकार की मेमोरी का मैंने आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है कि स्थायी मेमोरी कौन सी होगी। स्थायी मेमोरी होगी यहाँ पे रोम, अस्थायी रैम। ठीक है, तो इस प्रकार ये था अपने क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार यानी कि बेस क्या है। देखो नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम एक तो बाइनरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे पूरा कंप्यूटर ही निर्भर है। बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है और डेसिमल होता है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार या बेस आपको बताना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके 10, दूसरा 2, तीसरा 16 और चौथा है 8। तो देखो पहले मैं इसमें आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इसमें होगा आपके 10, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। दूसरा जो आपके नंबर है 2 वो बाइनरी का होता है। बाइनरी के अंदर आप लोगों को सिर्फ 0 और 1 दो ही नंबर मिलेंगे। हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, यानी कि इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है, 0 से लेकर 9 अंक शामिल होते हैं। ठीक है, टोटल 10 अंक, और ए के अल्फ़ाबेट और एफ तक यानी 6 ये हो गए। तो 10 और 6 मिला के ये 16 आपके यहाँ पे बन जाएंगे। और ऑक्टल की अपन बात करते हैं तो ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 अंकों का समावेश होता है। तो 0 से लेकर 7 अंक है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार आपको मालूम होना चाहिए 10 होगा। बाइनरी का 0 और 1 यानी कि बाइनरी का आधार वो 2 होगा, ये आपको पता है। हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल का आधार है वो 16 है। तीनों चारों ऑप्शन की मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को हेक्साडेसिमल। और ऑक्टल है, ऑक्टल का आधार है वो आपको यहाँ पे 8 मिलेगा, यानी कि 0 से लेके 7 तक। तो ऑक्टल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो राइट आंसर इसमें आ गया आपके 10, और बाकी के 3 ऑप्शन की भी मैंने आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एनालॉग सिग्नल स्ट्रेंथ किससे बढ़ाई जाती है। देखो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर में 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एक तो एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल। तो पहले ऑप्शन अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला ये पूछा रिपीटर, दूसरा कह रहा है एम्पलीफायर, तीसरा कह रहा है दोनों ए और बी, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो एनालॉग जो सिग्नल है उसकी गति किस लिए बढ़ाई जाती है, जब अपन डेटा भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, जब दूरी ज़्यादा होती है तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से कोई भी सिग्नल है वो रास्ते में कमज़ोर पड़ जाता है, अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले वो कमज़ोर हो जाता है। तो फिर उसके अंतर्गत अपन एम्पलीफायर और रिपीटर का यूज़ लेकर अपन उनको है वो आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु एम्पलीफायर है वो अलग सिग्नल में यूज आता है और रिपीटर अलग सिग्नल में यूज आता है। तो इसका पहले मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर जो इसका आपके पास होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे एम्पलीफायर। ठीक है, रिपीटर जो होता है
वो रिपीटर आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपन रिपीटर का यूज़ लेते हैं, और एनालॉग सिग्नल की लेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपन एम्पलीफायर का यूज़ लेते हैं। और बाकी के इन दो ऑप्शन का तो आप लोगों को यहाँ पे तुक रहता नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके एम्पलीफायर। ध्यान रखना, सिग्नल दो प्रकार के बताए गए हैं कंप्यूटर में, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल की स्ट्रेंथ यदि आपको बढ़ानी है तो एम्पलीफायर का यूज़ लीजिएगा, और आपको डिजिटल सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो फिर आप यहाँ पे रिपीटर का यूज़ लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक परीक्षा भर्ती में आपके ये आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल में संदेश भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग आता है। अब ईमेल देखो सबको मालूम है कि ईमेल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि आजकल सभी ईमेल के द्वारा ही अपन कार्य करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई भी डेटा आपको भेजना कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो अपन ईमेल का यूज़ लेते हैं। और ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब डाक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको पता ही है कि बिजली या तरंगों के द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो ऐसी जब सूचना है, जब अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो वो ईमेल की श्रेणी में आता है। वैसे ईमेल अपने आप में खुद एक चैप्टर है, बड़ा विस्तृत है, आगे आगामी वीडियो में आपको पूरा समझाया जाएगा उस बारे में। फिलहाल आप इसके ऑप्शन देखिए कि ईमेल में संदेश भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग आता है। पहला जो प्रोटोकॉल ऑप्शन आ रहा है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहाँ पे आएगा आपके यहाँ पे। सेकंड है SMTP, थर्ड है IMAP और लास्ट है FTP। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईमेल, पहले मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ आपको, फिर डिस्कस करेंगे बाकी के ऑप्शंस पे अपन। तो सबसे पहले ईमेल में संदेश भेजने का कौन सा प्रोटोकॉल है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ईमेल में जब अपन संदेश भेजते हैं किसी को, तो किसी को संदेश भेजते हैं तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर बनेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये ध्यान रखनी है, ये तो वह ईमेल भेजने से संबंधित प्रोटोकॉल। यदि आपके कंप्यूटर पे आपको कोई दूसरा आपका दोस्त या परिजन को ईमेल भेजते हैं, जब आप उसे रिसीव करते हो तो आपके पास POP और IMAP ये दो प्रोटोकॉल है वो यूज़ आते हैं, यानी रिसीव करने के लिए, और SMTP है वो सेंड करने के लिए होता है। यानी सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को। तो यदि आपको प्रोटोकॉल संदेश भेजना है, ध्यान रखना, आप खुद भेजते हो तो SMTP का यूज़ लेते हो, और यदि आप किसी का संदेश रिसीव करते हो, प्राप्त करते हो, तो POP और IMP का अपन प्रोटोकॉल का यूज़ लेते हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है किसी भी कंप्यूटर से डेटा अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। जो अपन कहते हैं ना, कोई भी पिक्चर वगैरह डाउनलोड करते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं, या कोई भी आप अपना वीडियो अपलोड करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए FTP है वो यूज़ लिया जाता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन फाइल के ट्रांसफ़र करने के लिए, तो डाउनलोडिंग के लिए एंड अपलोडिंग के लिए अपन FTP का यूज़ लेते हैं, ध्यान रखना। और ईमेल को रिसीव करने के लिए POP एंड IMP का यूज़ लेते हैं, और यदि आपको मेल किसी को भेजना है तो अब आप SMTP का यूज़ लेंगे। देखो ये चारों ऑप्शन में 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। ईमेल प्राप्त करना पहला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए दूसरा क्वेश्चन, और डाउनलोड और अपलोड के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ आता है, तो FTP। तो 3 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन में बन गए हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको आप देख सकते हो बार बार में। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था। वेब ब्राउज़र आप लोगों को पता ही है कि वेब ब्राउज़र का उपयोग क्यों लेते हैं, कि किसी भी साइट को या इंटरनेट से किसी भी सूचना को देखने, प्राप्त करने के लिए अपन वेब ब्राउज़र का उपयोग लेते हैं। तो पहले अपन इसके ऑप्शन के डिस्कस करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पर। तो पहला ऑप्शन आएगा चार्ल्स बेबेज, सेकेंड ऑप्शन इसमें टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आया है मोस्क्रेट के द्वारा, और चौथा ऑप्शन इसमें से है कोई नहीं। तो देखो पहले राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम वेब ब्राउज़र, पहले ये देख लीजिए प्रथम वेब ब्राउज़र था कौन सा, फिर प्रथम वेब ब्राउज़र है कौन सा। तो प्रथम वेब ब्राउज़र का नाम है वो है मोसेक, MOASIC, मोसेक। तो इस प्रकार ये प्रथम वेब ब्राउज़र था, और इसको बनाया गया था किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, यानी कि WW के आविष्कारक। एक अन्य क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि WW और W वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक थे, वो भी टिम बर्नर्स-ली थे, और पहला जो वेब ब्राउज़र बनाया गया था वो भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। और देखो चार्ल्स बेबेज है वो तो कंप्यूटर के पितामह हैं, ज्ञाता है, सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर का बनाने में, आविष्कार में बड़े बड़े
चीज़ें उन्होंने लॉन्च की है। तो ये चार्ल्स बेबेज पितामह कहलाते हैं, आपके कंप्यूटर के जनक है, पितामह कुछ भी कह सकते हो। कॉपी प्रतियोगिता परीक्षा में एक क्वेश्चन हर बार आप आता है, पीछे वाले कोई भी आप पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और मोस्क्रेट यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ही मोशेहिक से ये एक नाम दिया गया है कि मोशेहिक और मोस्क्रेट दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन बच्चों को कंफ्यूज जो तुक्का मारते हैं वो इसमें बिलीव करेंगे कि दोनों का नाम मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा ऑप्शन में वो देख लेते हैं। तो देखो, प्रथम वेब ब्राउज़र की चर्चा अपन यहाँ पे कर रहे थे। वेब ब्राउज़र होता है क्या, वो मैंने आपको बताया। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, सेकेंड क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया। चार्ल्स बेबेज कौन है, क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह, वो मैंने आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया। और अगला क्वेश्चन एक मैंने चौथा बताया, डब्ल्यू के आविष्कारक भी टिम बर्नर्स-ली है, और मोशेहिक यानी प्रथम वेब ब्राउज़र के भी आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। यानी इसके अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन हैं वो पुट करवाए हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन तो आपने साथ ही किए हैं, परंतु जब उनके ऑप्शन को जब अपन सुनते हैं और ऑप्शन को जब ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक ऑप्शन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन है वो निकल के आता है। तो सिर्फ 7 क्वेश्चन पे आप मत रहिए कि 7 क्वेश्चन है, क्या वीडियो देखिए, क्या करें, 7 क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब 7 नहीं है, 7 के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, ऑप्शन को आप ध्यान से सुनना ताकि उसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन है वो मिल जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट डे के लिए फिर यहाँ पे लाएंगे। तब तक आप आराम से वीडियो को देखते रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या आप लोगों की हो तो नीचे नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके, या कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को लग रहा है तो आप कॉल कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर ईमेल आईडी दी हुई है तो ईमेल पे आप सीधा मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। भी सर हमने ये सुना था, आपने ये बोला, लेकिन हमने ये सुन रखा है, तो पूरा आपकी सहायता की जाएगी, पूरा आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर किया जाएगा। तो आप एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए